आयाम प्रदान करता है। हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर विवेकनाथ त्रिपाठी सर जुड़ चुके हैं। सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं। हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर को सादर प्रणाम करता हूं। विवेक सर से निवेदन करता हूं, सर एक बार अपना वीडियो और ऑडियो एक बार आप सर सुनिश्चित कर लें, जिससे हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर सके। सर नागेश, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, सादर प्रणाम। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ रही है सर। यह कार्यक्रम कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सीआरसी लखनऊ, पीडीयूएनआई, पीपीडी, डीपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में, जिसका विषय है रोल ऑफ टीचर इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आज के हमारे मुख्य वक्ता है आदरणीय डॉक्टर विवेकनाथ त्रिपाठी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ। श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ। आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर आईडी सीआरसी लखनऊ। श्री आदरणीय पंकज आर्या मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली। और इस कार्यक्रम के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण करने और कार्यक्रम को विधिवत संचालित और विधिवत स्वरूप प्रदान करने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय श्री हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर, डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ। आज आपका आशीर्वचन हम लोगों को अग्रिम पक्ष प्रदान करने में महत्व प्रदान कर रहा है। इन्हीं भावों के साथ मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में आशीर्वचन हेतु एवं सीआरसी की गतिविधियों के परिचय हेतु आदरणीय श्री निदेशक श्री रमेश पांडे सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के कार्यक्रम को अग्रमुख करने में हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, स्पष्ट आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आज हमारे मित्र श्री विवेकनाथ त्रिपाठी जी को आज आप लोगों ने एज अ रिसोर्स पर्सन रखा है हमारे इस वेबिनार में। और उनका विषय भी ऐसा है कि जो अपने जीवन में जहां हम विवेकनाथ जी ने पढ़ाई की है, जिस परिवेश से वो आते हैं, या जो उनका रिसर्च रहा है, या जो कार्य वो कर रहे हैं, वो हर जगह इंक्लूसिविटी प्रमोट करने के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, समाज में समावेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। मैं पिछले 1.5 दशक से विवेक जी को जानता हूँ। डॉक्टर विवेकनाथ जी, आपका मैं पहले अपने मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, अपने विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अपने राष्ट्रीय संस्थान सीआरसी, अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से, हमारे बेनिफिशियरीज, पेरेंट्स, सारे पार्टनर्स की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स राजीव जी, विकास जी, सविता जी और नागेश पांडे जी, आपके प्रति भी मेरा आभार है इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। हमारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी आभार है। और ये बहुत अच्छा विषय है कि टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन को फोस्टर करने में, इम्प्लीमेंट करने में। ये ऐसा विषय है कि जिसपे घंटों बोला जा सकता है, लेकिन बदलता जो ज़माना है, ये जो ज़माना बदल रहा है, कोविड आ गया, कोविड ने न्यू नॉर्मल के नए नियम सेट कर दिए। आज जिस मोड से हम सभी जुड़े हुए हैं वो कोविड की वजह से ही है। अदरवाइज जब कोविड का पहला वेव आया, पहले वेव में ही हम लोगों को ये लगता था कि ऑनलाइन मीटिंग्स कैसे संभव होंगी, कैसे होंगी, लेकिन देखिए दिस इज नाउ न्यू नॉर्मल और हम सब लोग कर ही रहे हैं। मैं सभी टीचर्स, जो लोग भी इंक्लूसिव प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं जब इंडिया के सिनेरियो को देखता हूँ, इंडिया के इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस को देखता हूँ, तो स्कूल में बच्चों को जोड़ देना, स्कूल में बच्चों के लिए करिकुलम एडाप्टेशन कर देना, स्कूल में टॉयलेट बना देना, स्कूल में रैम्प बना देना, नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा देना, क्या अगर इंक्लूजन यही है तो मैं थोड़ा सा इससे
भिन्न मानता हूं कि बच्चा सुबह से लेके शाम तक कुछ घंटे ही अपने विद्यालय में रहता है, और इन्हीं अगर एक्टिविटीज से इंक्लूजन हो जाता तो पूरी दुनिया इंक्लूसिव हो जाती है। तो सबसे पहला जो मेरे हिसाब से द फर्स्ट स्टेप शुड बी रेडीनेस ऑफ पेरेंट्स। हमारे माता पिता, दिव्यांग बच्चों के माता पिता की उनकी तैयारी और उनकी तत्परता टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या एक माता जो अपने बच्चे को लेके ओवर प्रोटेक्टिव है, अपने बच्चे के दिव्यांगता को लेके बहुत परेशानी में है, और वो अगर उसका बच्चा जाके 40 नॉर्मल बच्चों के साथ बैठता है, तो क्या सुबह से शाम तक उस माता को ये चिंता नहीं होगी कि हमारा बच्चा जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसकी मोबिलिटी डेवलप नहीं है, उसकी हियरिंग कैपेसिटी लो है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है जिसको लाइफ स्किल परफॉर्म करने में, कम्युनिकेशन में, एकोमोडेशन में, एसिमिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा बच्चा 40 बच्चों के साथ अगर बैठेगा तो क्या माँ पिताजी उस इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर रेडी हैं? क्या हमने उनमें विश्वास जताया है? विश्वास जगाने की कोई प्रक्रिया की है? हमारे गार्डियन, हमारी फैमिली, उसके बाद जो बच्चा जिनके साथ जाके बैठ रहा है, उन बच्चों को की रेडीनेस की वो क्या बच्चे को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? उसके बाद वो टीचर, क्योंकि हर जगह हम स्पेशल एजुकेटर रिक्रूट नहीं कर सकते, तो हमारे जो शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो इंटर कॉलेजेस में हो, चाहे फिर वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर हो, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो अपने उनके सहपाठियों में एम्पैथी डेवलप करें। और इसलिए आज का प्रोग्राम ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवेक नाथ जी अपने अनुभवों को बताएंगे कि वो शिमला में भी विश्वविद्यालय में थे, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, और वो कैसे, क्योंकि ही इज नॉट फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन और वो नॉर्मल एजुकेशन के प्रोफेसर हैं, और कैसे वो अपने बच्चों को डिसेबिलिटी को लेकर उनको एम्पैथाइज कर रहे हैं, उनको एम्पैथिक बना रहे हैं, उनमें कैसे ये कह रहे हैं कि बेचारेगी और सिंपैथी की भावनाओं को आप हटाइए, माता पिता की तैयारी के लिए क्या युक्तियां वो लोग कर रहे हैं, और जो इंक्लूजन का जिस्ट है, जो इंक्लूजन के लिए एक बेसिक पैमाना है जिससे सफल इंक्लूजन हो, उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस टीचर ट्रेनिंग के लेवल पे कर रहे हैं, वो आज आप लोगों को बताएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि विवेक नाथ जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और एक अच्छा कार्यक्रम होगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। विवेक जी, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, और जितने हमारे कार्यक्रम समन्वयक हैं उनको भी, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को भी आज के कार्यक्रम की सफलता की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वर्चुअल मंच से अवसर उपलब्ध कराने के लिए। इस मंच पर उपस्थित समस्त प्रतिभागीगण और सीआरसी के निदेशक, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, वो मेरे बारे में बोल रहे थे, डॉक्टर रमेश पांडे जी, जो कि मेरे मित्र भी हैं और बड़े भाई की भी भूमिका में रहते हैं। इस अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सीआरसी लखनऊ इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि उनको डॉक्टर रमेश पांडे जैसा निदेशक मिला, जो सीआरसी लखनऊ को बल्कि राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक सकारात्मक चर्चा के लिए स्कोप वातावरण उपलब्ध कराया। हम यही लखनऊ में रह करके सीआरसी को नहीं जानते, इसलिए एक लाइन कहते हैं कई बार कि ये डेडिकेटेड है आपके निदेशक डॉक्टर रमेश पांडे के लिए, कि किसी चिराग का अपना घर नहीं होता, किसी चिराग का अपना घर नहीं होता, वो जहां भी जाता है रोशनी फैलाता है। इसके पहले ये सीआरसी गोरखपुर में रहे, और सीआरसी गोरखपुर उस समय, हमें लगता है, आंकड़ों की अगर बात करें तो हो सकता है कि आंकड़ों में कुछ त्रुटियां हो जाएं, लेकिन पूरे भारत में जितनी सीआरसी चल रही थी उसमें सबसे ज्यादा कार्यक्रम को लेकर के, सकारात्मक इनोवेटिव जो इंटरवेंशन प्रोग्राम थे उनको लेकर के, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो थी उनको लेकर के
सीआरसी गोरखपुर चर्चा का विषय। पूरे एक जो है कह लीजिए कि पूरे इंडिया में इस वर्चुअल माध्यम से सब लोग सीआरसी से फेमिलियर हो सके, उसका श्रेय अगर जाता है तो रमेश पांडे को जाता है। इसके पहले सीआरसी जरूर चलती थी, लेकिन जो अवेयरनेस थी, जो उसको लेकर के जागरूकता थी, वो कम थी। निश्चित रूप में इसमें रमेश पांडे जी का श्रेय रहा है, और खुद एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं, एक प्रतिबद्ध प्रशासक की तरह काम करते हैं। तो इसके लिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। सीआरसी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ये अवसर, और धन्यवाद भी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया ताकि मैं कुछ अपना व्यूज एक्सप्रेस कर सकूं। और टॉपिक जैसा कि नागेश मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं, और इनके साथ लग करके नागेश जो है बहुत ही कह लीजिए कि एक दिन उनका मैसेज आया कि सर गुरुजी सर आपकी कृपा है। मैं कहा नहीं, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है, और ये उनकी मेहनत है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन, और पूरे भारत से नहीं बल्कि पिछली बार एक कार्यक्रम में नागेश थे और उसमें कई सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे इंटरेक्ट किए वो फॉरेन से थे, कई सारी कंट्री के 2-3 कंट्री के स्टूडेंट्स जो मुझसे इंटरेक्ट किए। तो नागेश को भी इस कार्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वचन है कि ऐसे ही मेहनत करें और तरक्की करें, और सीआरसी को पूरे भारत में ही एक अलग पहचान दिलाने में अपनी भूमिका सब लोग दर्ज कराएं। देखिए, आज का जो विषय है, जैसा कह रहे थे कि बिल्कुल सही है, कि तो उसके लिए मैं कहता हूं कि नीदर आई एम एक्सपर्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, नीदर आई एम मच एक्सपेंसिव एजुकेटेड, बट डेफिनेटली आई स्पेंड फेयर अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये जो फेयर अमाउंट होता है अपने समय का, उसको निश्चित रूप से मैं अपने प्रोफेशन के साथ इन्वेस्ट करता हूँ, खर्च करता हूँ। और कहा ये मैं, although I am very conscious that I am not expert in the field of special education, कि जो आज का विषय है और आज के परिदृश्य की जिस भूमिका रमेश पांडे जी ने रखी थी इंक्लूसिव एजुकेशन, वो स्पेशल का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है, कहाँ रह चुका। जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी बात करने लगते हैं, स्पेशल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो गया। सोचना है जो टॉपिक है कि द रोल टीचर इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो जिस प्रश्नों को रमेश जी ने खड़ा किया कि इंक्लूजन क्या यही है कि कक्षा का निर्माण कर देना, इंक्लूजन क्या है कि टीचरों का अपॉइंटमेंट कर देना, कुछ स्पेशल एजुकेटर कर देना, क्या हम इंक्लूजन के वास्तविक लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं अक्सर बात करता हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर कोई विषय है तो उसके 3 तरह के प्रश्न करने चाहिए। खास करके रिसर्च में भी हम लोग उस तरह के प्रश्न रखते हैं, और ऐसे भी सामान्य बातें, और मेरी अक्सर बात होती है इसी पे। जब भी आप किसी विषय पे बात करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, तो पहला प्रश्न होता है कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन है तो क्या, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, मीन्स व्हाट इज इंक्लूजन, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी, क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा जो पॉइंट है रोल ऑफ टीचर, तो हाउ टीचर कैन प्ले द रोल इन ऑर्डर टू फॉस्टरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। एक शिक्षक अपनी कैसे भूमिका निभा सकता है, समावेशन क्या है और समावेशन क्यों आवश्यक है, व्हाई इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इस पे सोचें कि समावेशन क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और क्या टीचर का रोल इंक्लूजन में हो सकता है। हम लोग तो इतना जानते हैं कि द सक्सेस ऑफ एवरी एजुकेशनल प्रोग्राम डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर एंड देयर एटीट्यूड। इसीलिए कई बार आप टीचर भी होंगे कि योर एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एप्टीट्यूड। टीचर्स का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू एड्रेस द डिफरेंट बैरियर, द एंगेजमेंट। अब ये बैरियर्स और एंगेजमेंट, जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे इंक्लूजन का, तो आपको मिलेगा कि वी फाउंड मेनी टाइप ऑफ बैरियर्स।
particularly in the field of classroom, in the field of education, कक्षा जिसको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो उसमें भी आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। इसलिए जो इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट ये है कि स्पेशल बच्चे और उनको हमें इनकॉर्पोरेट करना है, ये है ही नहीं। और टीचर का रोल सिर्फ इतना भी नहीं है कि सिर्फ वो सब्जेक्ट को पढ़ा दे, उसका तो रोल है कि वो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको कितना वो कैटर कर सकता है। आगे के जो भी हम बातचीत आपसे करेंगे इंक्लूसिव रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, तो उसमें देखिए दो तीन पॉइंट्स, दो तीन टर्म्स हैं जो हमको समझना पड़ेगा, जिसकी हम बात करेंगे। जैसे इंक्लूजन, बहुत सारे लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं। दूसरा टर्म इसके साथ एक्सक्लूजन है। इंक्लूजन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जो है बहुत ही लंबे समय से एक ऐसा कोई भी तबका कह लीजिए कि क्लासरूम में देख लीजिए, जिसको आप लोग डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं, हम उसकी बात ही नहीं करते। हम तो प्रत्येक उस बच्चे, प्रत्येक उस बालक, प्रत्येक उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसको किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ, सामान्य रूप से हम लोग जाति, धर्म, क्षेत्र, व्यवहार के आधार पर विभेद करते हैं। यहाँ उसके भी विभेद की बात नहीं। यहाँ तो ये है कि आप किसी भी साथ बैठने की बात कर लीजिए, किसी को पढ़ने में समझने में नहीं आ रहा है उससे बात कर लीजिए, किसी भी आधार पे अगर आप विभेद करते हैं, डिवाइसेस सिलेक्शन में बात कर लीजिए, मेथोडोलॉजी सिलेक्शन पे बात कर लीजिए। लेक्चर में अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को बात नहीं समझ में आई। जिसको नहीं समझ आ रही है, दैट मीन्स कि देयर इज ए इंक्लूजन, एक्सक्लूजन। यहाँ पे एक ऐसा सर आपने क्या समूह है, रिपीट कर देंगे? अजय, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? जी जी सर, रिपीट, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ये वाला एग्जाम्पल। जी जी हाँ चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मान लीजिए आपसे हम बात कर रहे हैं, लगभग 130 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं। 130 के आसपास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें अगर अभी असेसमेंट किया जाए तो लगभग 30 to 40% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही, सर क्या बोल रहे। दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन। किस आधार पे एक्सक्लूड हो रहे हैं? वी नीड टू एसेस देम। इसीलिए एक बहुत अच्छी किताब है, असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जुड़े होंगे चाहे स्पेशल एजुकेशन में चाहे नॉर्मल, असेसमेंट किसी भी टर्म पे बात कर लीजिए, इसलिए असेसमेंट नीड बेस्ड असेसमेंट मॉडल की बात की जाती है इंक्लूजन में। एक्सक्लूजन को मैं समझा रहा था कि एक्सक्लूजन क्या है। एक तमाम एग्जांपल ले लीजिए। सबकी 130 की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं और हम एक शिक्षक हैं, हमको चाहिए कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वी नीड टू एसेस इंडिविजुअली ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। हम अपनी शिक्षण अभिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना चाहते हैं और इसके आकलन के लिए हमने ये पाया कि 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो समझ ही नहीं आ रहे हैं उनको कि हम बात क्या कर रहे हैं। जी सर, आप सही बता रहे हैं। अरे हम आपसे बात कर लेंगे, है ना। हमारी बात के बाद 10 से 15 मिनट का समय अलॉट होगा आपके प्रश्न का, इंटरेक्शन का, तो आप अपनी बात रखिएगा, ठीक है। तो हम वो 30 स्टूडेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं हमारी बातों को समझने में, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो यही है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचाएं। एनी हाउ टीचिंग, मैं एक लाइन पकड़ता हूं, टीचिंग इज रीचिंग। शिक्षा का मतलब है पहुंचना। किस तक पहुंचना? विद्यार्थी तक। अब उसके लिए चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स आ जाएं, जितनी तरह की बाधाएं आ जाएं, जितने तरह के चैलेंजेस आ जाएं, वो सारे चैलेंजेस इन ऑर्डर टू फॉस्टरिंग इंक्लूजन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूसिव इन द प्रेजेंट सोसाइटी,
we need to identify what are the challenges, what are the barriers in the classroom. अगर आप क्लासरूम की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, और कॉमन जो बैरियर्स हैं आगे हम बात करेंगे उसमें 4-5 तरह के, जिसमें कि फिजिकल बैरियर्स आते हैं लर्निंग में, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं लर्निंग में, इंस्टीट्यूशनल्स आते हैं, इंस्ट्रक्शनल बैरियर आते हैं, एटीट्यूशनल बैरियर आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर आते हैं। तो ये लर्निंग के पर्टिकुलर बैरियर हैं। अरे सिर्फ नाम इनको 5-4 कह दिया गया, ये और भी हो सकते हैं। फिजिकल बैरियर जिसकी बात आपके निदेशक रमेश पांडे जी कह रहे थे, कि सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा देना नहीं है। अभी तो मैं आपसे जो एग्जांपल दे रहा था इसमें तो कहीं फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ ये है कि कैसे इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए। ये एक बहुत अच्छी किताब है एंजेलो एंड क्रास की, वो जब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की बात करती हैं तो वो कहती हैं कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन पे उनकी जो किताब है वो हैंडबुक ऑफ क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक, उस किताब का नाम है हैंडबुक ऑफ क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक, जिसको कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन या डियर ये क्या डियर पार्टिसिपेंट से क्या है, जिसको कि स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के असेसमेंट की बात नहीं कर रही है, वो ये असेसमेंट की बात करें कि इनोवेटिव जो असेसमेंट टेक्निक्स है उसको एक शिक्षक अपनी क्लास में कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, कैसे वो मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी है उसको शूट कर पाएगा। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था उसको आप समझिएगा कि 30% बच्चों को समझ नहीं आया, हाउ वी कैन एसेस, वो कौन से 30% विद्यार्थी, पहला प्रश्न। दूसरा, किसको सबसे ज्यादा समझ में आया। तीसरा, किसको सबसे कम समझ में आया। चौथा, किसको कौन सा बिंदु सबसे ज्यादा समझ में आया, किसको सबसे कम समझ में कौन सा बिंदु आया। तो वो डिफाइन जब करती है इस असेसमेंट को तो वो कहती है कि असेसमेंट नॉट एज ए पर्पज ऑफ announcement of the result. Assessment is an integral part of learning. Without learning, assessment cannot take place. वो कहती हैं कि असेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, असेसमेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम का एक पार्ट, इन विच जिसमें कि द लर्नर रेगुलेट हिमसेल्फ। क्या रेगुलेट करता है, वो खुद समझता है कि वो क्या सीख पा रहा है, वो खुद इस बात को समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ गलती करता है। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, इसीलिए व्यूज ऑफ लर्निंग जब चेंज होती है तो असेसमेंट की टेक्निक्स बदल जाती है, इंक्लूजन वहां तक पहुंच चुका है। इसीलिए मेटाकॉग्निशन असेसमेंट की बात की जाती है, जहां पे विद्यार्थी खुद एविडेंस प्रोवाइड करे कि सर मेरे से ये गलती हो। तो असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्निंग की सिचुएशन में भी, या फिर आप इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप देखते होंगे वॉलीबॉल खेलते हैं सब प्लेयर, जो वॉलीबॉल खेलते हैं जो, तो उनका आप एक तरीके से आप देखते हैं कि बाहर जैसे ही वो निकलते तो हम कहते हैं यार तुम थोड़ा सा अच्छा खेले होते तो आज हम लोग मैच जीत जाते। वो कहीं ना कहीं वो कमियां हैं ना जिसको हमने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व किया तो हमने उसको बताया कि। तो जब लर्निंग के सिचुएशन में आप एक्सक्लूजन की बात करेंगे तो वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए इंक्लूजन के साथ असेसमेंट, इंटरवेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, डिग्री ऑफ लिमिट, लर्निंग एंड बैरियर्स, जो अभी मैं यूज कर रहा था, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इंक्लूजन क्या है इससे हम अभी बात करते हैं। एक्सक्लूजन जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक्सक्लूजन सिर्फ ये नहीं है कि आप आए मेरे पास बैठने के लिए, मैंने कहा मत बैठो यहाँ, मेरी कक्षा में आए मैंने कहा मत बैठो यहाँ, मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच, सिर्फ उसका मतलब नहीं। अब तो मतलब सिर्फ इतना रह गया कि हम अगर डेफिनेशन पे जाएं, उसकी परिभाषा पे जाएं, एक फिलॉसफी है, एक आइडिया है जिसको हमें फॉलो करना है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस। उसका कोई भी अंतर हो उसको छोड़ करके हमें वेलकम करना है किसी भी बच्चे को। अगर जैसे हमारे यहाँ कह रहे थे कि कैसे आपने इंक्लूजन किया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था
पिछले सेशन में मैं पीएचडी का कोऑर्डिनेटर था, पीएचडी एडमिशन का। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसेबल्ड, और हमारे यहाँ जो कमेटी थी और उन सब लोगों को ये पता था कि 3% रिजर्वेशन देना है, और 3% में उसका नाम नहीं आ रहा था, वो अंडर लिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं कोऑर्डिनेटर में, तो मुझे था तो गाइडलाइन 2016 जो रेगुलेशन RPWD एक्ट, तो उसमें 5% रिजर्वेशन की बात की थी, और हमने रिवाइज कराया कि 5% रिजर्वेशन हो, और उसके बाद विद इन डेज वो रिवाइज हुआ, और उसका जो है 5% जब हम रिजर्वेशन दिए तो उस बच्ची का नाम आ गया, जो कि सबसे कम स्कोर थी। एक पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन बैरियर पॉलिसी के फॉर्म में इंक्लूजन किया गया। एक पॉलिसी बनाई गई कि 5% आरक्षण देना है, और वो बच्चा उसमें आ गया जो कि पॉलिसी लेवल से बाहर हो रहा था, पॉलिसी लेवल से इंटर कर गया, तो वहां पे उसका इंक्लूजन तो हो गया। लेकिन जब वही बच्चा क्लासरूम में आया जिसका स्कोर सबसे कम था, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन वो तो एडमिशन के लिए आ गया, लेकिन जब वो क्लासरूम में आया तो जब उसके अचीवमेंट को लेकर के हम असेसमेंट लगे, बाकी बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारी बातें हो रही थी क्लास में, तो कैसे हम इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट, फिर उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई गई, बहुत सारे उसको मोटिवेशन दिए गए, अवेयरनेस बताई गई कि क्या क्या सुविधाएं हैं, किसको अवेल कर सकती हो, कैसे पढ़ सकती हो, क्या डिवाइसेस हो सकती हैं, बहुत सारी बातें उससे की गई, और उसको एक इंक्लूसिव सोसाइटी देने की बात की गई। फिर एक दिन मैंने उससे बात किया, थोड़ा सा वो इंक्लूसिव कॉम्प्लेक्स फील करती, आप समझ रहे हीन भावना, तो उसको समझाया कि क्यों ऐसा होता है, नहीं सर मैं ऐसा है, मैं वहां से ये वो बहुत सारी बातें हैं। ये तो है इंक्लूजन, जहां पे आप उसको फियरलेस इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, जहां पे उसको सेफ फील नहीं करा सकते, जहां पे उसको एक एम्पैथेटिकल इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, सिंपैथी नहीं, वहां अगर आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होगा, जहां पे एक बच्चा बिना किसी भय के, बिना किसी विभेद के, बिना किसी डर के एक सामान्य बच्चे के साथ सेम वो सुविधाएं अवेल कर सके, सेम वो फैसिलिटी, वो टेक्निक। तो इसलिए इंक्लूजन सिर्फ ये नहीं है कि आप सुविधाएं प्रोवाइड कर दें। अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो इंक्लूसिव एजुकेशन को कहा जाता है कि एक ऐसा एनवायरमेंट जो इस बात को प्रमोट करता है ताकि एक बच्चा, एक बालक अपना मैक्सिमम जो है डेवलपमेंट कर सके, मैक्सिमम एंजॉयफुल लर्निंग जो है, सक्सेसफुल लर्निंग वो अचीव कर सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी, लर्निंग स्टाइल, लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इंक्लूजन को हम आइडिया के रूप में देते हैं और कहते हैं कि इंक्लूजन इज द आइडिया दैट एवरीवन शुड बी अवेल द सेम फैसिलिटी। सेम इंक्लूजन फीलिंग, भाव है वो, जहां पे एकोमोडेट करते हैं हम सबको, और वो भाव हम में नहीं है, इसीलिए वो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। और मैं 4P का प्रिंसिपल, इस पे एक बार कहीं मैं बोल रहा था इससे, तो मैंने कहा था कि 4A का प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। अगर सही में शिक्षक है और उसको इंक्लूजन को फॉस्टर करना है तो उसको 4A प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल ऑफ, ऐसे तो डिफरेंट मॉडल हैं इंक्लूजन के, लेकिन 4A अवेलेबिलिटी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बैरियर, तो उपलब्धता हमें देनी पड़ेगी, भौतिक संसाधनों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो बहुत ज्यादा यूनिवर्सल एक्सेस की बात कर रही है। वो कह रही है कि अभी भी लगभग 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय की पहुंच से बाहर हैं। मैंने कहा ना कि इंक्लूजन क्यों आवश्यक है, वाई इंक्लूजन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा सेग्रीगेट किया हुआ है, हमने बहुत सारे लोगों को विभेद किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। अभी भी 2.5 करोड़ बाकी है। अगर उस 2.5 करोड़ बच्चे जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनके बैकग्राउंड को आप स्टडी करेंगे तो उसमें जो रूरल एरिया के हैं वो ज्यादा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो ज्यादा है। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन, नहीं सर, बहुत से बच्चे ही होते हैं कि वो सोचते नहीं मम्मी पापा अजय जी आपसे निवेदन है कृपया बीच में इंटरप्ट न करें।
जैसे ही सर का सेशन पूरा होगा, प्रश्नोत्तरी सेशन रखा गया है, उसमें आप अपनी बात रखिएगा। अजय जी, जी जी प्लीज आप जी जी निवेदन है, इंटरप्ट ना करें सर। सॉरी जी सर, जी कंटिन्यू। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसको बहुत तरीके से हाईलाइट है। यूनिवर्सल एक्सेस की बात करें, इसका कोर प्रिंसिपल नागेश, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही। नागेश, मेरी आवाज आ रही है? भेज रहा हूँ सर अभी। जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही सर। ठीक है, ओके। बेटा अभी मैं बात, अभी मम्मा से बात कर लो, मेरे से बात कर, मैं 2 मिनट बाद जाऊँ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब बात करती है इस बात को कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो है अभी भी एक्सक्लूड हैं, वो स्कूल विद्यालय की, ये फिर आ रही है, मैं से 1 सेकंड में ईयरफोन ही डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ नागेश, अब बोलना, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही सर। ठीक है, ठीक है। ये डिस्टर्ब बीच में जब हो जाता है तो वो इस बात का भी जिक्र करती है कि ये बच्चे बाहर हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं बाहर हैं, उनका आधार जो है और भी है। कुछ क्षेत्र के आधार पे हैं, कुछ जाति के आधार पे हैं, कुछ गरीबी के कारण हैं। तो ये एक्सक्लूजन तो हो ही रहा है ना। इसीलिए जब हमने कहा कि वाई इंक्लूजन, तो क्योंकि हमने इतना ज्यादा एक्सक्लूड कर दिया है कि इंक्लूजन करने की जरूरत है। और इंक्लूजन तो ऐसे बिंदु है जिसको अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है कि कैसे कैसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस में। तो इसलिए जब एक्सक्लूजन को इंक्लूजन के फॉर्म में समझने की आवश्यकता होती है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम कहाँ कहाँ किस किस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और जिस जिसको एक्सक्लूड कर रहे हैं उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जब एनसीएफ 2005 आया, तो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क वो इस बात की जिक्र भी करता है कि जो डिसेबिलिटीज है उस समय, अभी तो 2005 की बात है लेकिन अब ये भी खत्म हो गया कि सिर्फ हम डिसेबिलिटी की ही बात नहीं कर सकते इंक्लूजन को लेकर के। वो कहता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इस बात को भी एनसीएफ कहता है कि अगर कोई बच्चा विद्यालय में असफल होता है तो उस बच्चे की गलती नहीं है। इसीलिए हमें सिस्टम में प्रॉब्लम देखने की जरूरत है, बच्चे में प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं है। हमें डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने हैं, हमें उनको एलोबरेट करना है, हमें उनको जो डिफरेंसेस है उसको ओवरकम। इसलिए मैंने डिग्री ऑफ डिफरेंसेस की बात की थी, पॉइंट्स जो आगे लिखे थे मैंने, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, डिग्री ऑफ नीड्स की बात की। डिग्री ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, कहाँ ले जाना चाहते हैं और कहाँ पे हैं। अगर आप देखें तो अभी लिटरेसी रेट का एग्जांपल ले लीजिए, तो जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 74-75 के आसपास है, लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका, लेकिन ये तो सिर्फ लिटरेसी है ऑन द टर्म्स ऑफ इनरोलमेंट। हायर एजुकेशन में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सक्लूड हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंडिकेट करती हैं, हमको कंपेल करती हैं इंक्लूजन के लिए। जहां जहां भी हम जो है उनको बाहर करते हैं, वहां वहां जो है वो हमें कंपेल करती है। ये बार बार ये मैसेज आवाज नहीं आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उनके पार्ट पे कमी होगी। तो इंक्लूजन जिस तो इंक्लूजन की हम लोग बात करें, मीन नॉट only equal educational opportunity but also the strategy structure that guarantees successful learning for all the learners, all the students.
तो इंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं, इसका मतलब ये है कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कराएं, ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करें जहां पे हम इंश्योर कर सकें सक्सेसफुल लर्निंग, अ सिस्टम दैट अलाउ टू स्टूडेंट्स टू बी सक्सेसफुल लर्नर, जहां पे एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऐसा हो जो एक्सक्लूजन को प्रिवेंट कर सके। मतलब जहां पे एक्सक्लूजन होगा उसको दूर करने के लिए हमें इस तरह की इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, पॉलिसी को लेकर के, लर्निंग को लेकर के डिफरेंट जो बैरियर है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, जो कि पेडागोजिकल जो कंसर्न है, जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है, उसको मैक्सिमम इंक्लूड कर सके। तो इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सुविधाएं प्रदान कर देना, नहीं, एक सक्सेसफुल लर्निंग इन्वायरमेंट देना, एक समावेशी अधिगम वातावरण प्रदान करना, यह कार्य है शिक्षक का। अब तक आपसे जो मैंने बात की उसमें सिर्फ ये थी कि यह समझना कि इंक्लूजन क्यों महत्वपूर्ण है और इंक्लूजन क्या होता है। उसके ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि हम सबको सुविधा दें, हम सारे जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट है उसकी बात करें, हम आइडेंटिफिकेशन करें, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप मान लीजिए एक शिक्षक हैं और हमारी कक्षा में सपोज करिए कि 30 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक विजुअली इंपेयर्ड है, एक हियरिंग इंपेयर्ड है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी का बालक है, और बाकी जो है एक सेरेब्रल पॉलिसी का बालक है, एक अदर काइंड ऑफ डिसेबिलिटी का बालक है। देयर आर 5 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी प्रेजेंटली इन माय क्लासरूम। जब मैं शिक्षण करने जाता हूं तो 5 विद्यार्थी हमारे सामने बैठे हैं, जिसकी बात आपके निदेशक डॉक्टर रमेश पांडे जी कर रहे थे कि कैसे हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ एक बच्चा ब्लाइंड आ जाता है, हमारे यहाँ एक बच्चा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड आ जाता है, तो किस किस ग्राउंड पे हमें इंक्लूजन की जरूरत पड़ेगी? सिंपल सी बात है कि फिजिकली जो इंक्लूजन की जरूरत है, फिजिकली जो सुविधाएं देने की जरूरत है, और जो बैरियर्स है उसको तो हम ओवरकम कर लेंगे, लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स हैं, जहां पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात की जा रही है, वहां पे कैसे हम उसको इंक्लूड कर पाएंगे, कैसे इंक्लूड कर पाएंगे? डिवाइसेस प्रोवाइड कराना, जैसे हियरिंग है तो मान लीजिए कि हमने रिकॉर्डर प्रोवाइड करा दिया, लेकिन एक अदर जो साइकोलॉजिकल जिसको लेकर के उसके अंदर एक अलग भावना है, फीलिंग्स है, जहां वो ये फील नहीं कर पा रहा है कि हम उसी सोसाइटी के सदस्य हैं जिस सोसाइटी से समाज का निर्माण हुआ है, ये फीलिंग्स कैसे हम दे पाएंगे? और जब तक हम ये फीलिंग्स नहीं दे पाएंगे तब तक इंक्लूजन का वास्तविक जो संप्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। आपने टेस्ट लिया उस बच्चे से, उसने दे दिया, ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा एक साइकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर सुलेमान, वो लिखते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो और आर्टिकुलेट व्हाट वी नो एंड हाउ वी नो इट। हम क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको कहते हैं कि बहुत ही कठिन है। यही लर्निंग के कॉन्सेप्ट में यही इंक्लूजन है। जब तक कि हम ये जान ना पाए कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं, और जो सीख रहे हैं उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चा से किस टर्म्स को लेकर के अंतर कर रहा है, तो ये इंक्लूजन के वास्तविक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ाता है। अब हमने एग्जांपल लिया था कि हमारी कक्षा में 5 विद्यार्थी, सपोज करिए कि हम जाते हैं कक्षा में और हमने लेक्चर दिया, चला आया। डोंट बॉदर कि किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, कौन कितना समझ पा रहा है ना, किसकी क्या आवश्यकता है, किसकी क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इज इट इंक्लूजन? कैन एनीवन? कोई भी बता सकता है क्या ये समावेशन है? नो सर। क्यों? No, sir. Because the way of teaching is not equal for all the child. चलिए, गुड।
way of teaching is not equal the child. So how can you say that the way of teaching is not equal? So how can you say that the understanding, the learning style is equal for all the learner? Can you say कि जो लर्निंग स्टाइल है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो समझने का तरीका है, वो सब समान है? No, sir. जब वो समान नहीं है और टीचिंग मेथड भी सबके लिए समान नहीं है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो भी सामान्य नहीं है, दैट मीन्स कि देयर इज अ गैप, देयर इज अ मिसमैच, बिकॉज वी आर डूइंग इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट, वी आर डूइंग इन ऑर्डर टू क्रिएट इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, समावेशी अधिगम वातावरण। और उस अधिगम वातावरण में हमने ये जाना कि एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल मेमोरी लेवल की है, या वो जो है सुन करके सीख लेता है, या करके सीख लेता है, या सुनता भी है, करता भी है, और कॉग्निटिव या कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में अपने नॉलेज का खुद वो ज्ञान का निर्माण करता है। तो देयर इज ए डाइवर्सिटी इन द क्लास। तो हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट एज ए टीचर, व्हाट आर द रोल ऑफ द टीचर्स टू सूट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस in order to... Sir, we have to see in classroom there is a variety of learners in classroom. So we have to see which type of learners. If there is a auditory learners, so we have to provide for them the auditory book. If we see the visual learners, we provide for them big printed book. So we have to see first which type of learner in classroom. Then we provide the teaching system. How we can provide the and how we can assess the type of learner? The first thing, अगर मान लीजिए आपने ये देख भी लिया कि there is a diversity in the classroom, visually, hearing, and this that, how you can decide the degree of needs? How you can decide the degree of needs? How you can decide the difference? How we can decide the adaptation, level of adaptation? इसका निर्णय कैसे लेंगे कि कितना अंतर हो रहा है? इसका निर्णय कैसे लेंगे कि किस तरह की डिवाइसेस और किस तरह के इनपुट देने पड़ेंगे, किस तरह की मेथोलॉजी का सिलेक्शन, किस तरह के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे? That means कि I'm just minimizing. The teacher first, in order to create inclusive classroom, the first thing is important: identification and assessment. Identification and assessment not limited to the type. सिर्फ इसलिए नहीं कि हम टाइप बता दें कि ये लर्नर, इसकी लर्निंग स्टाइल ये है, इसकी लर्निंग स्टाइल नहीं है। Identification and assessment is important in order to suit the differences. अगर आपने आइडेंटिफिकेशन इस बात के लिए कर लिया कि टाइप्स है, तो उस टाइप्स में डिग्री क्या है, नीड्स, उसकी आवश्यकता क्या है, तो फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट जो समावेशी कक्षा की तरफ बढ़ाता है वो ये है कि किसी भी लेवल पे इंटरवेंशन, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। तो यू शुड नो टीचर्स को क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग, आपको पता है असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट की टेक्निक्स क्या होती हैं, और कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एसेस करते हैं, किसको कौन सी टेक्निक्स पसंद है। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की बात हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन जब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक विद्यार्थी जब तक ये नहीं बताएगा कि उसको क्या समस्या है, तब तक तो टीचर एसेस ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब जिस असेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं वो असेसमेंट ये कहता है कि असेसमेंट अधिगम का आंतरिक भाग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ असेसमेंट। और जब वो तो किसका लर्निंग जिस क्लासरूम लर्निंग की हम लोग बात करें विद्यार्थी है, और विद्यार्थी खुद असेसमेंट करता है, जिसको हम लोग कॉग्निटिव या असेसमेंट एज लर्निंग के फॉर्म में यूज करते हैं। देयर इज 3 फॉर्म्स, आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो एज वाला है, जिसको हम कॉग्निटिव और मेटा कॉग्निशन बोलते हैं, वहां पे क्या है, एक लर्नर अपने ही लर्निंग को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है। किसको फीडबैक देता है? टीचर्स। उस स्टेज पे हम क्या कर पा रहे हैं इंटरवेंशन के लिए, उस स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं इंक्लूजन के लिए।
हम तो सिर्फ परीक्षा लिए, बता दिए कि 40% आपका मार्क्स है। हमने ये नहीं बताया कि 40 और 60% वाले विद्यार्थियों में अंतर क्या है और क्यों उसका 60% आया और इसका 40% आया। सिंपल सी हम कह देंगे कि क्लास वो ज्यादा मेहनत करता होगा, ये कम किया, उसकी समझ ज्यादा होगी। नहीं, क्योंकि जब आप सिस्टम में प्रॉब्लम देखते हैं तो ये एनसीएफ भी इस बात को कहता है कि ये बच्चे की दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल बहुत अच्छा एंग्लो क्लास देती है असेसमेंट में इस बात को कि सपोज आप कक्षा में बहुत सारी लगभग 50 टेक्निक्स वो सजेस्ट करती हैं और एक टेक्निक्स वो कहती हैं कि 1 मिनट पेपर, हाफ सीट पेपर। आप जब क्लासरूम में इंस्ट्रक्ट, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे पूछूं कि किसको समझ में आया, विद इन मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। There are different type of learner na, in term of age, in term of classroom, in term of disability, in term of learning style, in term of intelligence। तो ये सारे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं। तो जब हम बढ़ते हैं इस दिशा में तो पहला काम हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन का, असेसमेंट का, और आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट और इंटरवेंशन, ये तीनों चलते हैं। चाहे हम इंक्लूसिव स्पेशल एजुकेशन में बात कर लें, क्योंकि आप जब स्पेशल में जाएंगे तो किसी भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए असेसमेंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइको सोशल, जो भी बैरियर्स है उसको रिमूव करने का काम करना पड़ेगा और रोल प्ले करना पड़ेगा एज ए टीचर। लेकिन यूनिवर्सल जो है वो यही है कि आपको असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन ना ही सिर्फ उसके वीकनेस का, उसके स्ट्रेंथ का भी करना पड़ेगा। तो इसलिए the first and most important things in order to fostering inclusive education, किसी भी शिक्षक की, चाहे वो सामान्य शिक्षक हो चाहे वो विशेष शिक्षक हो, कि अपने कक्षा में वो पहचान करे, आकलन करे और हस्तक्षेप करे। आकलन, पहचान और हस्तक्षेप शिक्षण के रूप में भी हो सकता है, भौतिक संसाधनों के रूप में भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक विधियों के भी रूप में हो सकता है, किसी भी जो भी बैरियर्स आपको हैं उसके रूप में भी हो सकता है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात आई हो, एटीट्यूशनल बैरियर्स की बात आई हो, देयर इज अ डिफरेंट ग्लोबल इश्यूज हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं अक्सर जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं। हम लोग बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिटी विल नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, डिवाइसेस का अभाव है। तो ये सारे जो बैरियर्स हैं, चाहे किसी में भी, तो आपको असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा। रिस्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग होगी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होगा, तो दीज आर द बैरियर्स हैं। लेकिन जब इस पे हम पूछते हैं और आपसे बात, डू वी हैव ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट, डू वी प्रोवाइड, डू वी competent enough to deal all kind of differences, do we competent enough to provide all the facility in order to set inclusive environment, in order to set inclusive society or inclusive classroom? तो नहीं है हमारे पास, हम नहीं कर पाते। हम कर क्या सकते हैं? तो हम एक शिक्षक हैं और हम कक्षा में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जिसकी पहली जिक्र मैंने किया कि हम पहचान कर सकते हैं। नागेश, टाइम का बता देना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू करें। अभी पूरे 12 मिनट है सर, पूरे 12 मिनट। हाँ, तो हमें पहला असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसमेंट के बाद हमें फर्दर जो है क्या करना पड़ेगा, हमें जो अगर सामान्य शिक्षक है, अब मान लीजिए मेरा बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब उस एक डिसेबिलिटी के लिए वी आर अनेबल टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम किसी प्रकार से उसको इंस्ट्रक्शन देने में नहीं सक्षम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के एग्जामिनेशन, जैसे आपकी सीआरसी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, वी नीड टू कांटेक्ट देम, हमें उनसे संबंध, उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो जो है महत्वपूर्ण है, सपोर्ट करना पड़ेगा। टीचर्स का रोल जो है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो क्या हो, जो सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर, आपका माइक म्यूट हो गया है सर। सॉरी जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
दूसरे फॉर्म में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको कैटर करना, अवेयरनेस क्रिएट करनी, पेरेंट्स को लेकर के। टीचर सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो लर्निंग को टीच करे, उसको एज ए फैसिलिटेटर काम करना पड़ेगा। उसको एज ए, जिसको हम बोलते हैं कि टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं कि वो शिक्षण करते हैं, शिक्षक का काम एक कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्टर, एक लीडर, एक फैसिलिटेटर के रूप में होना पड़ेगा। क्लासरूम तब जाकर के सीखते जब एक शिक्षक फैसिलिटेटर की भूमिका में आएगा, जब एक शिक्षक कोलैबोरेटिव लर्नर के रूप में, कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्टर के रूप में आएगा, जब एक टीचर रिमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो और उसको ये भी समझना पड़ेगा कि सपोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप करें, उसको ये भी समझना पड़ेगा कि एडाप्टेटिव जो टेक्निक्स हैं, जो एडाप्टेटिव डायमेंशंस हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, नीड बेस्ड असेसमेंट की बात कर रहे थे, वो कैसे डेवलप करेगा। उसको अंडरस्टैंड द रोल सपोर्ट ऑल द लर्नर, उसको अपनी इस भूमिका को समझना पड़ेगा कि कैसे वो इन सारे लर्नर्स को सपोर्ट कर पाएगा। और सपोर्ट के भी डिफरेंट लेवल हैं, क्योंकि समय है, समय का भी ध्यान रखना है। तो सपोर्ट, कितना सपोर्ट, जिसकी हम डिग्री ऑफ डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ नीड्स की बात कर रहे हैं, सपोर्ट, इंटेंसिव सपोर्ट, सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट, किस तरह के सपोर्ट्स की बात करना पड़ेगा। तो उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तीसरा जो पॉइंट्स निकल के आता है वो आता है क्रिएट एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। वो कैसा, जहां पे हम ऐसे समस्त विद्यार्थियों को वेलकम करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी, जो भी हो। अफर्मेटिव इन्वायरमेंट उसको देने की कोशिश करें, इक्विटेबल एक्सेस देने की कोशिश करें, जहां पे वो मोटिवेट हो सके, जहां पे हम उनकी वेलबींग, उनके वेलफेयर को इंश्योर कर सकें, उनकी फेयर को, उनके डिफरेंसेस को, उनके किसी भी तरीके से कोई फियर्स है, कोई डर है, उसको हम इंश्योर कर सकें। इस तरह के वातावरण क्रिएट करने का कार्य शिक्षक का होता है, चाहे वो विशेष विद्यालय हो या चाहे सामान्य विद्यालय हो। सामान्य में और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सामान्य में ही तो इंक्लूसिव के कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं, जहां पे हम किसी भी आधार पे विभेद करने की बात नहीं करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट सर्विस that provide their learning and well-being, जहां पे वो हर प्रकार के लर्निंग्स, हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार के सपोर्ट सिस्टम्स को अवेल कर सके, साइकोलॉजिकल किसी तरह का उनके अंदर फियर ना हो। तो तीसरा जो पक्ष आता है असेसमेंट और in order to provide the role of teacher in order to provide inclusive classroom setting or inclusive classroom, inclusive education, क्रिएट लर्निंग इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। और वही लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जहां पे 5 तरह के विभिन्न बच्चे, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं, जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, जो मुख बधिर हैं, वो कह सकें कि हम एक ऐसी कक्षा में अध्ययन करते हैं जहां किसी भी प्रकार से इंस्ट्रक्शन को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के, टीचर्स को लेकर के, टीचर्स के व्यवहार को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई विभेद नहीं किया जाता। अगर ऐसा हम कहने में और विद्यार्थी कह रहा है तो हम समावेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो है किसी ना किसी को किसी ना किसी ग्राउंड पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। उसको जो एक्सक्लूजन है उसको कम करने की जरूरत है। एडाप्टेशन भी होता है। अब एडाप्टेशन कैसे होगा, आप कैसे कर पाएंगे? आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तारे जमी पे भी देखा होगा, बहुत सारे रिकॉर्ड की चर्चा होती है। हम तो ऐसे ही करते हैं। अभी आपके सीआरसी में पता होता होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को पूछा जाए कि 5 साल का उसका लर्निंग स्टाइल बता दीजिए, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल, इसीलिए नए इसमें एविडेंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात की जाती है। यूनिवर्सल डिजाइन के बाद एविडेंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग स्टाइल की बात की जाती है। एविडेंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग स्टाइल्स क्या है? जहां पे ये बताया जा सके कि यह बच्चा इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा, इस कैरिकुलम पे, कैरिकुलम एडाप्टेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस कैरिकुलम पे, इस इंस्ट्रक्शन से, इस टाइम पे, इस मेथोलॉजी से, इस इनोवेटिव पर्टिकुलर मेथोलॉजी से अच्छे तरीके से सीखता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, नॉट ओरली।
तो उसके लिए कम्युनिटी रिकॉर्ड्स जो हैं, जो उसके बहुत सारे जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं, उसको भी टीचर को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए देखना पड़ेगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर क्रिएटिव लर्निंग इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद से एडाप्टेशन, और एडाप्टेशन सिर्फ मेथोलॉजी के फॉर्म में नहीं होता है, उसका इमोशनल बिहेवियर, उसका सोशल बिहेवियर, उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उसका फिजिकल, उसका एकेडमिक, इन सारे बातों को लेकर के क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, सारा कार्य शिक्षक का ही तो होता है। और समावेशी में तो और भी ज्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो जिस तरह के बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, उनका जो इमोशनल बिहेवियर होता है वो बहुत ही जल्दी बदलता है। तो कैसे एक शिक्षक वहां पे कैसे रोल प्ले कर सकता है, फिर उसको ये सारी चीजें करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। फिर एक शिक्षक जो है कोलैबोरेटिव रोल के रूप में आता है, एक मेंटर की भूमिका में आता है। तो कोलैबोरेटिव रोल भी बहुत ज्यादा है कि कैसे वो एक क्लासरूम में कैसे कार्य करेगा, वर्किंग विद द एजुकेशनल असिस्टेंट। एक शिक्षक सहायक रूप में कैसे कार्य करेगा, टीचर के रूप में नहीं, एक शिक्षक सुविधा प्रदान करने वाले सहायक के रूप, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। उसको इंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंगेजमेंट बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, पेरेंट्स का इंगेजमेंट, कम्युनिटी का इंगेजमेंट, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंगेजमेंट, जहां पे भी जरूरत है कोलैबोरेटिव लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा उसको। तो ये भी रोल एक टीचर्स का ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब इस पे बात करता है तो वो कहता है कि मुश्किल से हम इंक्लूसिव क्लासरूम की जब बात करते हैं तो हमें कई सारे बैरियर्स मिलते हैं, जिसकी जो जिक्र वो करता है, जिसमें फिजिकल बैरियर्स, जो कि वो ये कहता है कि कहीं कहीं एक्सेसिबल नहीं होता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता, वो एडाप्ट नहीं कर पाता, उसको डिफरेंट डिवाइसेस का अभाव होता है, निगेटिव एटीट्यूड्स होता है। इस तरीके से वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट लर्निंग बैरियर को हाईलाइट करता है कि कैसे कुछ लर्निंग बैरियर्स बच्चों को प्रभावित करते हैं या शिक्षक को कैसे मजबूर करते हैं कि वो एक समावेशी कक्षा का निर्माण ना करना। तो शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, शिक्षक को इन सारे बैरियर्स, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो, चाहे साइकोलॉजिकल बैरियर हो, चाहे वो सोशल बैरियर हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शनल बैरियर हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल बैरियर हो, उनको निगोशिएट करना पड़ेगा। निगोशिएशन इंपॉर्टेंट है, ओवरकम इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का रोल ये है कि ये सारे जो बैरियर्स हैं उसको वो निगोशिएट करे। अब हर एक बैरियर को आप देखेंगे कि फिजिकल बैरियर है, उसको कैसे निगोशिएट किया जाए। इंडिविजुअली मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सारे पे बात करूं। साइकोलॉजिकल बैरियर है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट, हाउ वी कैन, अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता उसको कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमने कहा कि वो पढ़ना नहीं चाहता तो हमारा जो कैरिकुलम है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप इस बात को कह दीजिए कि वो पढ़ना नहीं चाहता इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे। वो कहते हैं दिस इज योर फॉल्ट। इंक्लूसिव सेटिंग में तो यही बात आती है कि यह आपकी कमी है कि आपका बच्चा अध्ययन करना नहीं चाहता। तो निगोशिएशन जैसे साइकोलॉजिकल जो बैरियर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को इनकरेज करना पड़ेगा, उसकी डिसेबिलिटी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसकी जो वीकनेसेस है उसको बताना पड़ेगा, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा, उसके एटीट्यूड उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो देयर इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स come under the psychological barrier which can be incorporated by the teachers। तो negotiation शिक्षक को अपनी लर्निंग को लेकर के करना पड़ेगा, चाहे सोशियो कल्चर बैरियर हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा बच्चा है और कोई ब्लाइंड बच्चा उसके पास बैठ जाता है, तो मैं इसके पास नहीं बैठूंगा। उसने ये कहा कि मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, इसका मतलब कि वो एक्सक्लूड कर रहा है। तो टीचर्स क्या करेगा वहां पे, टीचर्स अवेयरनेस क्रिएट करेगा और कहेगा कि नहीं ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम महत्वपूर्ण हो। तो रोल है ना टीचर्स का, निगोशिएशन ऑफ द सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चरल बैरियर। मास मीडिया का प्रयोग करेगा, हाईलाइट देयर इज अ डिफरेंट मोड on which we can create awareness and which can use to create sensitivity among the students or the others learner।
इंस्ट्रक्शनल बैरियर जो हैं, जिसको हम इंस्ट्रक्शनल के पढ़ने पढ़ाने में जो बाधाएं आती हैं उसकी हम बात करते हैं, ब्लेंडेड टीचिंग्स की, मल्टीपल मीडिया की, लर्निंग रिसोर्सेज की, असेसमेंट, मल्टीपल असेसमेंट की, डिफरेंशिएशन की, है ना। तो ये निगोशिएशन हमको करना पड़ेगा। इसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है वो ये है कि पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल रूल्स होने चाहिए। कैरिकुलम को लेकर के हमें एडेप्टेशन करना पड़ेगा, वो भी शिक्षक का भी कार्य है कि वो कैरिकुलम कैसे बनता है। जैसे अपनी पॉलिसी को देख लीजिए, पॉलिसी, मैं अभी पॉलिसी पे एक बार स्पीकिंग टू द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन पे एक जगह कहीं बोल रहा था, तो अपने यहाँ पॉलिसी बनती है लेकिन कभी भी पॉलिसी बेस्ड रिसर्च नहीं होता, और ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी बेस्ड रिसर्च पॉलिसी बनती नहीं। नीति का निर्माण होता है लेकिन नीति के निर्माण के लिए अनुसंधान नहीं होता। अगर अनुसंधान होता भी है तो उसके परिणामों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। इसीलिए इंक्लूजन जो है नीड बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड मॉडल्स की बात करता है। और उसको हमें सपोर्ट्स देना पड़ेगा। तो टीचर्स का रोल जो है बहुत ज्यादा है, कंटेंट को लेकर के होता है, टेक्स्ट बुक को लेकर के होता है, असेसमेंट पॉलिसी को लेकर के होता है, टीचर्स के जो डिफरेंस टीचिंग्स के जो डायमेंशंस हैं उनको लेकर के रोल होता है। तो हमें सारे जो टीचर्स के रोल हैं उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट इंक्लूसिव सोसाइटी। तो 2-3 बातें मैं अपनी बात को बाइंड अप करूंगा। पहले तो ये कि हमें देखना है अगर सामान्य कक्षा है कि किस सेंस में इंक्लूजन की बात हम कर रहे हैं, पहली बात महत्वपूर्ण। और जिस दृष्टि में हम इंक्लूजन की बात करें उस दृष्टि में इंक्लूजन का लेवल क्या है, स्तर क्या है, स्टेटस। इसीलिए व्हाट इज इंक्लूजन की बात होती है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंक्लूजन। अगर आप कक्षा में हैं, क्लासरूम में इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो उस क्लासरूम से रिलेटेड जितने भी बैरियर्स हैं जिसको लेकर के आप किसी भी बच्चे को एक्सक्लूड कर रहे हैं, किसी बच्चे को रुचि के आधार पे भी एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए, इसमें भी शिक्षक की भूमिका होती है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम शिक्षक, देखिए कोई भी पॉलिसी बन जाए, अल्टीमेट टीचर्स क्या होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन मास्टर होता है। इसलिए आप सुने होंगे प्रधानमंत्री जी जब पॉलिसी के बाद स्टेटमेंट अपना दिए तो कहे कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का सबसे ज्यादा दायित्व तो शिक्षकों पे है। पॉलिसी बन गई, हम स्पेशल जोन बनाएंगे, लेकिन उसमें इंक्लूजन तो शिक्षक को ही करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ लर्निंग, इन टर्म ऑफ फिजिकल, इन टर्म ऑफ इमोशनल, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो शिक्षक का रोल इम्पोर्टेंट है। और हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक ही चाहेगा तो कम्युनिटी व्हील बढ़ेगी, शिक्षक ही चाहेगा तो पेरेंट्स का व्हील बढ़ेगा, शिक्षक ही चाहेगा तो जो प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी को, इसीलिए सेंसिटिव जो सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम चलाए जाते हैं कम्युनिटी में, तो शिक्षक भी उसमें रोल प्ले करता है, अपने विद्यार्थियों को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है संचालित करता है। आज जो सीआरसी के डिफरेंट कार्यक्रम हो रहे हैं एक तरीके से वो रोल प्ले ही है, ताकि कम्युनिटी का जो इंगेजमेंट है वो बढ़े, कम्युनिटी की जो अवेयरनेस है वो बढ़े, और कम्युनिटी की जो निगेटिव पार्टिसिपेशन है, जो निगेटिव एटीट्यूड है, उसको ओवरकम किया जाए। तो इसलिए जो है टीचर्स हर तरीके की जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने में, उसके लिए उसको उन डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उस डाइवर्सिटी को कोऑपरेट करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बच्चा कह रहा है कि हम इसके पास क्यों बैठेंगे, तो ब्लाइंड है, हम इसके पास क्यों बैठेंगे, नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड फील। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट तो इंक्लूजन का वो है कि जब आप किसी दूसरे को उसकी समस्या को देख करके आप ये समझे कि उसकी समस्या मतलब अपनी, उसको अपनी जगह पे खड़ा रख करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट क्या है। और यह समझने में, जिसको हम कॉग्निटिव अफेक्टिव लेवल की बात करते हैं, साइकोमोटिव अफेक्टिव में जाते हैं, जब हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग की जिसमें बात होती है, जहां पे इमोशंस, वो फीलिंग हमारे में अंदर आ गई कि हम सभी समान हैं, हम सभी को एक दूसरे के अधिकारों का संरक्षण करना है, हम सभी को वो अधिकार प्राप्त हैं कि हम एक ही स्थान पे, एक ही वातावरण में वो समस्त
सुविधाओं को उपभोग कर सकें और उनका वो राइट है एक दूसरे के अधिकारों को संरक्षित करें, तब तो जाकर के हम इंक्लूजन को अचीव कर पाएंगे। जहां भाव नहीं होगा वहां इंक्लूजन नहीं होगा। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है, फीलिंग्स महत्वपूर्ण है। आगे एम्पैथिकल, कॉग्निटिव, सिंपैथिकल, इमोशंस ऐसे करके बहुत सारी बातें आती हैं। सारे में टीचर्स का रोल होता है। तो मैं कहता हूँ क्या है, क्या कर सकते हैं, जितनी भी ये प्रोफेशन है ना, एक तरीके से हम काम करते हैं कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। सर्विस फॉर द, जो बोलते हैं कि ऐसे लोगों की सेवा, अगर हम ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोगों की सेवा, इसका मतलब ही एक्सक्लूजन, हमें ये देखना ही नहीं है। कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कोर्स, जो कुछ भी, तो हमने कहा कि ऐसे लोगों की सेवा नहीं, ऐसा क्या? सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस गॉड, मानवता की सेवा। और मानवता की सेवा है कि हम भाव लाएं कि हम में से कोई भी विभेद हो, किसी भी तरीके से हम ऐसे समाज की संरचना करना जिसमें किसी प्रकार का विभेद न हो, किसी भी प्रकार की किसी भी आवश्यकता के आधार पे हम किसी से अंतर न कर पाए। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो समावेशी समाज का निर्माण कर पा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अभी भी हम एक्सक्लूजन हाईएस्ट लेवल पे हैं और अभी भी ही रहा है। तो टीचर्स का रोल इज द मोर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट इश्यू। मेरी बात यहाँ समाप्त। बहुत टॉपिक टीचर्स पे, और सही कह रहे थे कि घंटों बोला था। निगोशिएशन, अगर मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल निगोशिएशन की बात करूँ, फिजिकल निगोशिएशन की बात करूँ, इंस्टीट्यूशनल निगोशिएशन की बात करूँ, तो बहुत सारे हैं। असेसमेंट दी तो बहुत सारे टाइम में कैसे हम नॉर्मल क्लास में अपने डाइवर्सिटी है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो मैं इसी बात को कहते हैं। आज हम बेसिकली 2-3 चीजें जानी, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि सुविधाएं प्रदान करना। इंक्लूजन का मतलब ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ, देखो जी कौन आया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, देयर लर्निंग स्टाइल, देयर रेस, देयर कोर्स, देयर एज, कुछ भी हो, हमें समान ट्रीटमेंट देना है। किसी भी आधार पे हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और शिक्षक कक्षा में उसकी भूमिका बहुत ही बदल जाती है। वहीं रख दो, कैसा है, और रख दो। अरे कोई नहीं, ले जा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आज के विषय पर आपका सारगर्भित भाव और अध्यापकों के लिए विशेष रूप से शैक्षिक दृष्टिकोण में आज आपने जो यह बिंदु हम लोगों के बीच रखा कि अगर हम किसी बालक की आवश्यकताओं को देख करके, विशेष आवश्यकताओं को आगे रख करके बालक को निर्देशित करते हैं तो इंक्लूजन के भाव को हम नहीं बना पाएंगे। हमें बालक को पहले रखना है, फिर उसकी आवश्यकताएं, और सामान्य बालकों की तरह ही हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालकों की भी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं की बात को हम बाद में करेंगे। पहले आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को हम देखें, समझें और समझ करके एक शिक्षक के रूप में हम उन्हें शैक्षणिक दृष्टिकोण की उच्चता कैसे प्रदान करेंगे, इसे हेतु चिंतन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने इस पटल पर अपने महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण भाव रखे। मैं चाहूंगा कि अगर किसी हमारे प्रतिभागी का कोई 1-2 प्रश्न है, क्योंकि समय थोड़ा सा 1:08 हो चुका है, 12 से 1 का कार्यक्रम है, सर को भी निकलना है एक स्थान के लिए। कोई एक प्रश्न हो तो सर के समक्ष आप रखें, अन्यथा हम धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़े। श्री विकास मिश्र जी, आप से निवेदन है कि कृपया आप आए और आज के हमारे विषय तथा हमारे सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद नागेश सर। आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त प्रतिभागियों को और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, आदरणीय विवेक नाथ त्रिपाठी सर,
सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं और सभी प्रतिभागियों को सादर प्रणाम करता हूं सीआरसी लखनऊ की ओर से। और आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे वेबिनार से लगातार जुड़े रहते हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय विवेकनाथ त्रिपाठी सर का, क्योंकि सर ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारा रिक्वेस्ट, हमारी प्रार्थना स्वीकार की और आज हमारे साथ इस वेब संगोष्ठी में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। और सर ने बड़े विस्तारित भाव में आज के विषय को रखा, रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या है, टीचर की भूमिका क्या है, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम सभी के समक्ष रखा। निश्चित ही हम सभी लोग सर के आज के विशेषज्ञता से, सर के आज के लेक्चर से हम बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और निश्चित ही हम कहीं भी किसी भी तरीके के शिक्षक हों, हमारे साथ में हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, हमारे जो भी छात्र हैं, वो किसी भी डिसेबिलिटी के हों या किसी भी तरीके के हों, हम उनको एक समावेशी प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें शिक्षित करें, उनको आगे बढ़ाएं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करें। सर को मैं एक बार फिर से सादर प्रणाम करता हूं और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सीआरसी लखनऊ के आज के इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए और अपनी विशेषज्ञता देने के लिए। सर सादर प्रणाम आपको। आपको मैं आप सभी सीआरसी के सभी जो सम्मानित सदस्य हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश को विशेष रूप से धन्यवाद। सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी PDU-NI-PPD की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनका सानिध्य और जिनका सहयोग लगातार हमें मिलता रहता है, जिनकी वजह से हम लोग इस तरीके के वेबिनार आप लोगों के समक्ष ला पाते हैं और इतने अच्छे विशेषज्ञ, इतने योग्य विशेषज्ञ आप सभी के समक्ष हम ला पाते हैं, उनकी विशेषज्ञता को आपके समक्ष रख पाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सीआरसी लखनऊ के आदरणीय डायरेक्टर सर श्री रमेश पांडे सर, जिनके नेतृत्व में हम लगातार इस तरीके की वेब संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। साथ साथ में और दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि हम दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स का, जिसमें कि आदरणीय राजीव रंजन सर, श्री नागेश पांडे सर, श्रीमती सविता मैडम, जिनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है और उन्हीं की वजह से, सहयोग और समन्वय की वजह से हम इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित कर पाते हैं। आप सभी कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे IT एक्सपर्ट, जो कि बहुत सारी व्यस्तता के बावजूद भी इस तरीके के वेबिनार हम सभी के समक्ष आयोजित करने में हमारी सहायता करते हैं। और सर्टिफिकेट बांटने से लेकर कार्यक्रम आयोजित करना, बहुत सारे काम हैं उनके, फ्लायर बनाने से शुरू होता है और सर्टिफिकेट बांटने तक कार्य हमारे IT एक्सपर्ट का रहता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और हमारे जो भी हमारा विषय है उस विषय को आगे तक ले जाने का कार्य करते हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं सीआरसी लखनऊ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सभी से यही सहयोग चाहता हूं कि भविष्य में आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और हमारे कार्यक्रमों को और आगे तक ले जाएं, जिससे कि हम जिस उद्देश्य के साथ इन कार्यक्रमों को आयोजित करवा रहे हैं वो उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। आप सभी से यही अनुरोध सीआरसी लखनऊ की ओर से रहेगा। आप सभी को मैं आज इस पटल से सीआरसी लखनऊ की ओर से सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं कि आप भविष्य में भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी का सादर धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः आज के मुख्य वक्ता श्री विवेकनाथ त्रिपाठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आमंत्रण स्वीकारा और आप हमारे इस पटल पर अपनी विशेषज्ञता को हमारे बीच रखे। हमारे सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत पुनः पुनः धन्यवाद। आपका स्नेह और आपका हमारे पर समर्पण सीआरसी लखनऊ की गतिविधियों को उच्चता प्रदान करने में सहयोग करता है।
इन्हीं भावों के साथ आज का कार्यक्रम आधिकारिक रूप से यहीं पे पूर्ण किया जाता है। आप सभी से निवेदन है, दिए गए फीडबैक लिंक को विधिवत आप भर लें और सभी लोग यहां से लेफ्ट कर जाएं। आपका दिन शुभ हो। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार।